हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे थे रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। एंड इफ़ यू सी द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आज हम कवर करेंगे रिसर्च सिंथेसिस, मेटा एनालिसिस, सर्वे, क्वेश्चनर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर, स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनर स्टडी और सर्वे स्टडीज, सर्वे मेथड्स, डेल्फी मेथड, पर्सनल इंटरव्यू, डेवलपमेंटल रिसर्च. There's the two type of developmental research: longitudinal and cross-sectional research, case study, observation study, unstructured research technique. So, if you are preparing for UGC NET or in exam, this video will be helpful for you. You can proceed further. To join our group, you can just visit our page and group. Now, descriptive research क्या होती है? अगर वर्ड से ही देखें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो नाम से ही पता चल रहा है हमारे कि डिस्क्रिप्शन मीन्स गिविंग एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर फार्मूला, पर्टिकुलर फिनोमिना. ओके, तो सपोज हम गए कहीं पे घूमने और वहाँ पे हमने जो भी नोटिस किया और हम घर पे आके हमारे पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को उसका समराइजेशन कर रहे हैं. तो डिस्क्रिप्शन मतलब जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन और ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, पॉपुलेशन और एनी प्लेस. जो भी फिनोमिना है उसे डायरेक्टली आके प्रेजेंट करना. नाउ देयर विल बी नो मैनिपुलेशन. ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का. बट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देयर विल बी नो मैनिपुलेशन ऑफ एनी डेटा. जैसा का वैसा हम डेटा को आके, हमने जैसे ही जहाँ से भी डेटा कलेक्शन किया, जहाँ से भी हमने पढ़ा, वट एवर द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, हम वैसे ही उसको रिप्रेजेंट करेंगे. उसमें कोई फर्दर ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा. ठीक है, हम इसमें कोई वेरिएबल में चेंजेस नहीं करेंगे खुद से. ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्चर वी विल नॉट डू एनीथिंग. सो वट एवर द इंफॉर्मेशन, फिनोमिना और population characteristic we see, we just systematically giving information about it. Okay, it's just a descriptive research. अब descriptive research के तरीके देखें हम करने के, तो there will be a various kind of research, descriptive research, है ना. हम बहुत सारे अलग अलग तरीकों से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हैं. हम क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, हम इंटरव्यू ले सकते हैं. तो ये सारी मेथड्स और टूल्स आर द वे ऑफ डूइंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो लेट्स सी वन बाय वन. रिसर्च सिंथेसिस. नाउ रिसर्च सिंथेसिस क्या होता है? सपोज किसी पर्टिकुलर डेटा पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे रिसर्च पेपर बने हैं. सपोज इफ़ यू वांट टू सी मसल मास के ऊपर, ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज का इफेक्ट बेटर होता है, और वी कैन से मसल मास गेन करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेटर है या प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग बेटर है, और वी कैन से एरोबिक ट्रेनिंग. ओके, सपोज ये कंट्रोवर्शियल है. ऐसे तो हमें क्लियर है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल मास बढ़ेगा, दौड़ने, रनिंग, सिर्फ रनिंग करने से तो नहीं बढ़ेगा. बट जस्ट सी फॉर द एग्जांपल. अब क्या हुआ, हमने क्या किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे. ठीक है, बहुत सारे रिसर्च पेपर देखे. ये कंट्रोवर्शियल लग रहा हमें कि भाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल मास बढ़ता है, एरोबिक ट्रेनिंग से मसल मास बढ़ता है. तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे जितने भी रिसर्च पेपर, जितने भी रिसर्च हुई है, प्रीवियस रिसर्च रिगार्डिंग दिस वेरिएबल, क्या वेरिएबल है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक ट्रेनिंग का मसल मास के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सारे रिसर्च पेपर को हम कलेक्ट करेंगे एक साथ और उसमें हम करेंगे रिव्यू. तो दिस इज जस्ट अ सिंपल रिव्यू. बट इन रिसर्च सिंथेसिस इट इज मोर फर्दर, मोर एडवांस. इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ डूइंग रिव्यू. इसमें हम क्या करते हैं, इफेक्ट साइज देखते हैं. ओके, क्या करते हैं हम, इफेक्ट साइज देखते हैं. अब यहाँ पे क्या है कि सपोज 10 पेपर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू 10 रिसर्च कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेटर है, और यहाँ पे 11 पेपर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिसर्च जो हमारा क्राइटेरिया मैच कर रही है. वो रिसर्च हमने 21 देखी और इतने रिसर्च बोल रही है. बट हम इसे कैसे मान लें, कोई स्टैटिकल तरीका होना चाहिए ना. अब इन्होंने कभी बायसनेस की हो तो, या फिर सपोज वो डेटा का हम कंक्लूजन कैसे निकालें. हम ऐसा बोल देंगे कि आउट ऑफ 10 रिसर्च स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 11 रिसर्च है, तो इसलिए ये एरोबिक ट्रेनिंग बेटर है. हम ऐसा तो नहीं बोल सकते ना. हमें एक टूल चाहिए, एक मेथड चाहिए, स्टैटिकल टेक्निक चाहिए, जिससे हम बोल सकते हैं हाँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से ये बेटर होता है. सो इन दिस केस व्हाट वी कैन डू मेटा एनालिसिस. व्हाट वी कैन डू सिस्टमैटिक एनालिसिस. ओके, तो सिस्टमैटिक एनालिसिस क्या होता है, एक जस्ट वैलिड कंक्लूजन निकालता है
किसी भी रिसर्च का, इट इज अ समरी ऑफ रिलेटेड लिटरेचर. ओके, इट इज फर्दर मोर देन जस्ट अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अब अगर समटाइम रिसर्च लीड टू रिवीजन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द थ्योरी, research synthesis is not a simply a summary. It's a logical type of research lead to valid conclusion, hypothesis evaluation, revision and proposal of theory. अब रिसर्च सिंथेसिस कैसे किया जाता है? ओके, तो यहां पे हम देखें, हियर द मेटा एनालिसिस, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. परफॉर्म अ लिटरेचर रिव्यू. ओके, रिव्यू स्टडीज टू डिटरमाइन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया. जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, प्रीवियस स्टडी ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, हर किसी स्टडी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. हम एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया बनाएंगे. ओके, उस क्राइटेरिया को अगर मैच करती है स्टडीज, उसी स्टडी को हम इंक्लूड करेंगे. हमारे सारे वेरिएबल मैच करने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैच करने चाहिए, सब्जेक्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन, और जो भी क्राइटेरिया सेट होगा उस क्राइटेरिया को सेट करके हम, सपोज हमने देखी 100 रिसर्च निकली है, फिर उसमें शॉर्टकट करके हम क्राइटेरिया जो भी मैच करेगी उसमें हम शॉर्टकट करके जितनी भी रिसर्च है मैचिंग वाली, जो भी हमारे जो टॉपिक है उससे और वेरिएबल से मैच कर रही है, उससे हम 50 में फिल्टर करेंगे, फर्दर फिल्ट्रेशन करेंगे. केयरफुली रीड एंड आइडेंटिफाई एंड कोड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. इफेक्ट साइज कैलकुलेट करते हैं उसके बाद. अब इफेक्ट साइज क्या होता है मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, अब यहां पे देखो, सपोज किसी टॉपिक के ऊपर हमने स्टडी की है ना, कि फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग का मेल के ऊपर इफेक्ट बेटर होता है या फीमेल के ऊपर बेटर होता है, या किसी पर्टिकुलर 2 ग्रुप के ऊपर देखा है. तो हमने पुरानी रिसर्च जितनी भी निकाली है ना, तो यहाँ पे यू कैन सी, इफ यू वांट टू सी कि ये मेल पे बेटर होता है या फीमेल पे इफेक्ट बेटर होता है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इफेक्ट साइज निकालना पड़ेगा. अब इफेक्ट साइज मतलब मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस मीन ऑफ कंट्रोल ग्रुप डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. अब मीन ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप माइनस कंट्रोल ग्रुप क्यों किया? सपोज हम जो भी स्टडी करते हैं उसकी जो सैंपल को हम एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में डिवाइड करते हैं. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मिलती है ट्रेनिंग या पर्टिकुलर इंटरवेंशन, और कंट्रोल ग्रुप को मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है, बस उनका प्री डेटा या पोस्ट डेटा ले लिया जाता है. फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाले डिज़ाइन में देखें, और यहाँ पे भी प्री डेटा पोस्ट डेटा लिया जाता है. अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का अगर चेंजेस बड़े हैं, जो मीन चेंज आया है वो अगर ग्रेटर देन है कंट्रोल ग्रुप, इसका मतलब क्या हुआ है कि ट्रेनिंग का इफेक्ट हुआ है. और अगर ये दोनों बराबर रहते हैं तो दोनों में चेंजेस आया, मतलब ये ट्रेनिंग की वजह से नहीं आया, टाइम स्पेंड हुआ तो उसकी वजह से आया ना. अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप में दोनों में चेंजेस आए हैं, तो कंट्रोल ग्रुप तो कुछ नहीं कर रहा, तब भी उसको कुछ ट्रेनिंग दी, तब भी उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, चेंजेस आ गए डिपेंडेंट वेरिएबल में, और ट्रेनिंग दी तब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी चेंजेस आ गए. तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेनिंग का कुछ इफेक्ट हुआ ही नहीं है. तो ट्रेनिंग का इफेक्ट हुआ ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का मीन बड़ा होना चाहिए कंट्रोल ग्रुप से. तो ये है इफेक्ट साइज. ये इफेक्ट साइज जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग इफेक्टिव है, उतना ज़्यादा इंटरवेंशन का और ट्रेनिंग का जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट हुआ है. तो हम क्या करते हैं, इस स्टडी में इफेक्ट साइज को कैलकुलेट करते हैं. अब ये इफेक्ट साइज कैलकुलेट करके हमें क्या पता चलता है, एक वैलिड इंटरप्रिटेशन मिलता है, एक वैलिड कंक्लूजन मिलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग दी गई थी, ओके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दी गई थी, तो उसमें ये चेंजेस आए. तो ये सारे स्टडीज का हम क्या करेंगे, जितनी बहुत सारी स्टडीज है उन सबका इफेक्ट साइज निकालेंगे. ठीक है, स्टडी 1 2 3 4 जितनी भी स्टडी मैच कर रही है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उन सारी स्टडीज का हम इफेक्ट साइज निकालेंगे. उन सारी स्टडीज का इफेक्ट साइज और पर्टिकुलर वेरिएबल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का और एरोबिक एक्सरसाइज का भी हमने सपोज इफेक्ट साइज निकाला कि मसल मास के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. अब ये दोनों इफेक्ट साइज को हम क्या करेंगे, टी टेस्ट लगा के क्या देख सकते हैं कि दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है. क्या दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है? अब नहीं है, सपोज डिफरेंस आ चुका है सिग्निफिकेंट, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में डिफरेंस है. अब जिसका एवरेज इफेक्ट साइज, अब ये सारे इफेक्ट साइज, सारी स्टडी जो भी है इनका एवरेज इफेक्ट साइज हम निकालेंगे. जिसका इफेक्ट साइज बड़ा आया उसका मतलब कि ये वाली ट्रेनिंग इज मोर इफेक्टिव, दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग इज मोर इफेक्टिव. ओके, सो दिस इज द वे ऑफ डूइंग मेटा एनालिसिस और वी कैन से सिस्टमैटिक रिव्यू.
इसमें हम जस्ट रिव्यू नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में मेटा एनालिसिस करते हैं. सो मेटा एनालिसिस यू कैन सी क्वांटिफाइज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस स्टडी टू स्टैंडर्ड मेट्रिक. उस स्टैंडर्ड मेट्रिक को क्या बोलते हैं हम, इफेक्ट साइज. ठीक है, हम जो भी स्टडीज है पुरानी उसको एक स्टैंडर्ड मेट्रिक में कन्वर्ट करते हैं, एंड दैट स्टैंडर्ड मेट्रिक इज नॉन एज इफेक्ट साइज. और उस इफेक्ट साइज से हम कैलकुलेट करते हैं कि वो ट्रेनिंग कितनी कारगर है, कितनी ज्यादा इफेक्टिव है. कि ठीक है, quantified standard metric is called effect size. So you can see the formula of effect size: control group, experimental group, mean of experimental group minus mean of control group divided by standard deviation of control group. UGC नेट में एक क्वेश्चन आया था, दिस क्वेश्चन वाज गिवन एंड यू जस्ट नीड टू फाइंड इफेक्ट साइज. तो सिंपल सा है, ये मीन को कंट्रोल ग्रुप के मीन से माइनस कर लिया और स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड कर लिया, आ गया 0.65. ओके, नाउ बहुत सारी ऐसी स्टडीज होती है जो सर्वेल प्रॉब्लम को डिसाइड करती है. उसकी फाइंडिंग्स को हम कॉमन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं. ओके, एंड जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका एवरेज निकाल के हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा इफेक्टिव है. सपोज यू हैव एनी काइंड ऑफ स्टडी, है ना, तो अब उसका ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है. दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारे पास, ए और बी. ठीक है, अब ए इफेक्टिव है या बी इफेक्टिव है एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो हम क्या करेंगे, जितनी भी स्टडीज हुई है रिलेटेड टू ए और जितनी भी स्टडीज हुई है रिलेटेड टू बी, उन सबका हम इफेक्ट साइज निकालेंगे. हमने इफेक्ट साइज निकाल लिया. नाउ वी कैन कंपेयर दिस इफेक्ट साइज, इसका ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका बड़ा है, मतलब ए ट्रेनिंग इज मोर इफेक्टिव. You can see the example. Now second type of study is survey study. Survey study simply हमने देखा है सेंसस का सर्वे, जो भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम निकाल के क्या करते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं. ओके, तो सर्वे देखिए, हेल्थ सर्वे हो सकता है, पॉपुलेशन सर्वे हो सकता है, सर्वे रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, सर्वे रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी, कितने परसेंटेज ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन फिजिकल एक्टिव है नहीं है. तो एनी काइंड ऑफ सर्वे स्टडी कैन बी देयर. अब इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन का साइज जनरलाइज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसमें क्या जनरली पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा होता है, तब जाके हम बोल सकते हैं हाँ ये सर्वे स्टडी का वैलिड कंक्लूजन है. सर्वे स्टडी करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. एक क्वेश्चनर होता है, एक इंटरव्यू होता है, एक नॉर्मेटिव सर्वे होता है. नॉर्मेटिव सर्वे मींस नॉर्म्स का क्रिएशन करना. क्वेश्चनर इज अ मेथड, आपको पता है. क्वेश्चनर में हम सीरीज ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, उसका आंसर देना होता है. इट कैन बी इलेक्ट्रॉनिक सर्वे और इट कैन बी पेपर पेंसिल बेस्ड. नाउ स्टेप्स ऑफ सर्वे क्या है, क्वेश्चनर की जो सर्वे है उसकी स्टेप्स क्या है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव. सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्टडी को करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. क्या इन्फॉर्मेशन हमें लेना है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो हम क्वेश्चनर बनाएंगे, क्वेश्चनर को कंस्ट्रक्शन करेंगे, या क्वेश्चनर जो भी मैं ऑलरेडी मेड क्वेश्चनर का इस्तेमाल करेंगे बेसिस पे, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे. ओके, हमें क्या ऑब्जर्व करना है, एग्रेशन, एंजाइटी, ये इट मस्ट बी वेरी क्लियर, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए. डिलिमिटिंग द सैंपल. अब हम जब भी क्वेश्चनर कर रहे हैं तो हम पूरी वास्ट पॉपुलेशन पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों पे वो अप्लीकेबल हो सकती है, कुछ लोगों पे नहीं अप्लीकेबल हो सकती है. तो इन सैंपल स्टडी, इन सर्वे स्टडी, रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिप्रेजेंटेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉपुलेशन जो हम सैंपल ले रहे हैं वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है. राइट, हम किसी को भी उठा के हम सर्वे स्टडी में इंक्लूड नहीं कर सकते. सैम्पलिंग एरर, अब सर्वे रिसर्च में एक प्रॉब्लम देखी जाती है सैम्पलिंग एरर, इसका हम डिटेल में बाद में देखेंगे. सैम्पलिंग एरर क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये हमारी पॉपुलेशन है. ओके, अब ये पॉपुलेशन में क्या है, सपोज यू कैन सी दिस एग्जांपल. हमारा पर्टिकुलर डिलिमिटिंग क्या किया हमने, डिलिमिटिंग क्या किया कि हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, स्टार्स के ऊपर. और हमने क्या ले लिया बीच में से, ये हमारे विजिट करे और हमने यहाँ पे देख लिया ये हमारे पास ये मिल गए और हमने सैम्पलिंग में इनको इंक्लूड कर लिया मैक्सिमम. तो क्या ये सैम्पलिंग सही है, नहीं ना. आवर पर्पस, आवर वी हैव डिलिमिटेड द स्टडी अप टू द स्टार एंड वी हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन. तो इट इज इट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल, नो. तो दैट इज अ सैंपल एरर.
इस ग्रुप में से अगर आप एक्यूरेट सिलेक्शन करोगे सैंपल का तो सैम्पलिंग एरर कम होगा। बस सिंपल सी बात है। तो जितना ज़्यादा वेरिएंस होता है उतना ज़्यादा सैम्पलिंग एरर होता है। अब ये पॉपुलेशन सपोज होमोजीनियस होती और इसमें से हम सैंपल ड्रॉ करते तो क्या आता? सैंपल सैंपल ये होता ना। तो सैंपल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वेरिएंस के ऊपर। कितना ज़्यादा, अगर होमोजीनियस पे पॉपुलेशन है तो सैम्पलिंग एरर कम होगा। ये होमोजीनियस है, एक जैसे है, और ये क्या है? हेटेरोजीनियस है, तो सैम्पलिंग एरर के चांसेस ज़्यादा है। और उसके बाद भी अगर हम इनके बीच में वेरिएंस देखें तो ज़्यादा वेरिएंस रहेगा तो सैम्पलिंग एरर ज़्यादा होगा। तो ये हमें देखना है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अगर टाइप्स देखें तो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है और क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो सपोज हमारा क्वेश्चन है, बिफोर एग्जाम आई फील टेंस और एंजियस। ठीक है, यहां तक हो गया। एक्सप्लेन ब्रीफली। अब ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर है, जो क्वेश्चन को फिल कर रहा है, और पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक स्कोप दिया जाता है। हम सिर्फ इतना नहीं पूछते, हम पूछते कि क्या हम एग्जाम से पहले स्ट्रेस फील करते हैं, कंपटीशन से पहले स्ट्रेस फील करते हैं? यस, हम फील करते हैं, या मॉडरेट करते हैं, जो भी है स्किल तो करते हैं। तो क्यों करते हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में जस्ट यस और नो या फिर रैंकिंग दे देते हैं, यस स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री। ठीक है, इसमें कोई ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, इसमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है रिगार्डिंग एनी ओपिनियन। अब क्लोज्ड आंसर क्वेश्चन के अगर फर्दर टाइप देखें तो रैंकिंग स्केल, स्केल, लिकर्ट स्केल और कैटेगरी स्केल। रैंकिंग में हम प्लेस करते हैं, जस्ट नाम दिया है, रैंकिंग करना है, कुछ भी दे दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से। स्केल में क्या करते हैं, हमें सपोज फॉर एग्जांपल यू फील स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, तो रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, फ्रिक्वेंसी हम मार्क कर देंगे किसी के ऊपर। ये स्केल हो गया। लिकर्ट स्केल 5 ऑप्शंस होते हैं इसमें, इनका जो डिफरेंस होता है वो आपस में सेम होता है। जो सेम क्वेश्चन कैन बी पुट हियर, तो हम जो भी हमारा जो ओपिनियन है वो मार्क कर देंगे, डिसएग्री, एग्री। कैटेगरी स्केल मतलब क्या होता है? यस और नो, एग्री और डिसएग्री, बस 2 कैटेगरीज होती है। नाउ हम कौन सा स्टेप था हमारा? स्टेप डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, डिलिमिटिंग द सैंपल, कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चनर। फिफ्थ है अपीयरेंस एंड डिजाइन। डिजाइन मस्ट बी वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा हायर हो ताकि हम उसे मतलब इजीली समझा सकें। ओके, क्वेश्चनर में नेम एड्रेस होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर का। रिटर्न रेट हाई हो सके इसलिए उसे सिंपल बनाना है। कंडक्टिंग अ पायलट स्टडी, क्वेश्चन फाइनल स्टडी करने से पहले क्या है, सपोज आप 500 पीपल्स पे कर रहे हो तो आप क्या करो, अपने आसपास के 50 लोगों पे कर, सेम पॉपुलेशन के लोगों के 50 लोगों पे कर लो। इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक, ठीक है, यू कैन जस्ट करेक्ट इट। पायलट स्टडी इज वी कैन से इज अ ट्रायल स्टडी, ट्रायल ऑफ स्टडी। कोई बड़ी स्टडी करने से पहले एक छोटी सी ट्रायल ले ले, प्रैक्टिस मैच। कवर लेटर, अब क्वेश्चन भेजने के साथ में एक कवर लेटर भेजाता है, उसमें एक पर्पस दिया जाता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट बताया जाता है। उसमें ये भी अश्योर किया जाता है कि हम आपकी प्राइवेसी को, आपके पर्सनल डेटा को हम क्या बोल सकते हैं उसको, हमारे पास ही रखेंगे। ठीक है, एनोनिमस रखेंगे उसे हम, है ना, प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा। सेंडिंग द क्वेश्चन आप फॉलो अप, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बना के जो भी ईमेल के थ्रू या लेटर के थ्रू या स्पीड फोर्ट के थ्रू एनी मेथड हम उसे सेंड कर देंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन के बाद में सेंड करने के बाद में फॉलो अप लिया जाता है। अब कुछ लोगों का हमने क्या किया, उसमें टाइम देंगे 7 डेज के अंदर, है ना। अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें रिमाइंड करेंगे, यस हमें क्वेश्चन हमने भेजा है आपको, प्लीज सेंड इट रिस्पॉन्स। अब अगर पर्टिकुलर क्या हुआ, सपोज अब वो क्वेश्चन को सेंड किया हमने, है ना, अब उसमें से क्या किया, कुछ लोगों ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स कर दिया, और कुछ लोग क्या है, नॉन रिस्पॉन्स थे, है ना। अब क्या करेंगे, ये नॉन रिस्पॉन्स तो आ गया, अब नॉन रिस्पॉन्स में से हम क्या करेंगे, 5-10% पीपल लेंगे, 5-10-15% पीपल लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको वापस से भेजेंगे। ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सर को हम वापस से भेजेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार रिस्पॉन्स मिला, एक रिस्पॉन्स भी हमको रिमाइंड करेंगे, रिमाइंडर देंगे। अब इनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा, ओके, इनका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, इनके रिस्पॉन्स को, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स दिया था, जल्दी से रिस्पॉन्स दे दिया था उनको, और जिन्होंने रिमाइंड करने के बाद में अगेन उनको याद दिलाने के बाद में, ठीक है, कुछ लोग होते हैं रख के भूल जाते हैं,
उन्होंने बाद में सेकंड रिस्पॉन्स दिया, सेकंड टाइम में हमने एक बार रिमाइंड दिलाया, उनको फॉलो अप किया, उसके बाद में उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। तो इनके रिस्पॉन्स को और उसके रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब अगर इनके रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्डर, मतलब जो सेकंड टाइम रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें अगर डिफरेंस मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसका सैंपल साइज बढ़ाएंगे। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है सैंपल में, समझ रहे हो? इसे हम बोलते हैं डबल डिपिंग। सिलेक्ट द स्मॉल नंबर ऑफ नॉन रिस्पॉन्स रेंडमली बाय टेबल रैंडम मेथड, इससे हम बोलेंगे डबल डिपिंग। हम उनसे पर्सनली कांटेक्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट करने के बाद में अगेन उन्होंने जब रिस्पॉन्स भेजा था तो हम कंपेयर करेंगे रिस्पॉन्स और नॉन रिस्पॉन्डर्स को। अगर सिमिलर आता है, यू कैन एज्यूम दैट नॉन रिस्पॉन्स आर नॉट डिफरेंट पीपल, है ना, ये डिफरेंट नहीं है। अगर इनका जो कंपेयर करते हैं इनका रिस्पॉन्स अगर डिफरेंट नहीं, सॉरी सिमिलर आता है तो नो प्रॉब्लम। इफ द रिस्पॉन्स फाउंड डिफरेंट, मतलब ये पॉपुलेशन जो हमने पॉपुलेशन सैम्पलिंग की थी उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, राइट। इफ डिफरेंस फाउंड, you either try to get greater percentage of non-response to sure the difference are noted and discussed in the report। तो हमें क्या करना है, अगर रिस्पॉन्स मिलता है, डिफरेंस आता है, इनके बीच में डिफरेंस आता है, तो क्या करेंगे, हम इसे रिसर्च रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। नाउ इलेक्ट्रॉनिक सर्वे, ईमेल, राइट। इसमें क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन को एक्सपेंसिव, इट इज अ लेस एक्सपेंसिव, लार्ज पॉपुलेशन को हम कवर कर सकते हैं, बट इसमें रिस्पॉन्स रेट, रिटर्न रेट थोड़ा सा कम होता है। डेल्फी मेथड, सपोज ग्रुप ऑफ पैनल बैठा हुआ है ना, ये ग्रुप ऑफ पैनल है और एक्सपर्ट्स का पैनल है। हम ये क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं करिकुलम बिल्डिंग के ऊपर, या कुछ कि खेलो इंडिया में कैसा प्रोग्राम होना चाहिए, फिटनेस प्रोग्राम क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं। फर्स्ट राउंड में हमें ऑब्जेक्टिव था कि खेलो इंडिया के अंदर कौन से गेम को इंक्लूड किया जाए। फर्स्ट राउंड हो गया, सारे एक्सपर्ट से ओपिनियन क्या किया हमने, कलेक्ट किया, उस ओपिनियन को सबके सामने एक्सप्लेन किया, रखा। फिर अगेन सेकेंड राउंड हुआ, अगेन वी हैव जस्ट कलेक्टेड डेटा। थर्ड राउंड किसी और ऑब्जेक्टिव के ऊपर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं, सब हर किसी से ओपिनियन कलेक्ट किया जाता है, डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको समराइज किया जाता है। फिर अगेन सेकंड राउंड में क्वेश्चंस पुट अप करते हैं हम एक्सपर्ट के सामने। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डेल्फी मेथड में एक्सपर्ट होते हैं, की पॉइंट्स एक्सपर्ट, एंड सेकंड थिंग इन राउंड, और एक वैलिड कंक्लूजन के ऊपर पहुंचा जाता है लास्ट में कि हाँ ये चीजें फाइनल वी विल फॉलो इन दिस प्रोग्राम। तो दैट इज अ डेल्फी मेथड, यूजुअली एक्सपर्ट एंड इज टू द कंसेशन। पर्सनल इंटरव्यू सामने बिठा के किसी को इंटरव्यू लेना, ठीक है। अब इसमें इंटरव्यू में क्या होता है कि रिस्पॉन्ड रेट ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर रिलायबल होता है। इसमें क्या होता है कि जो वैलिडिटी इसकी वी कैन से मोर, इसमें जो सिमेंटिक प्रॉब्लम कम होती है, सिमेंटिक प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि जो भी है इजीली इसको समझ में आ सकता है, रिस्पॉन्ड रेट ज़्यादा होता है, इट इज़ मोर रिलायबल। बट ये सैंपल स्मॉल सैंपल पे रिलायबल है, मतलब यू कैन से सैंपल फिजिबल टू स्मॉल सैंपल साइज। हम इसे लार्ज पॉपुलेशन पे 10,000 1,000 पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डेवलपमेंटल रिसर्च मतलब कि टाइम के साथ में, मैच्योरेशन के साथ में बिहेवियर में चेंजेस देखना। ओके, कोई बच्चा था 12 ईयर का, उसने प्यूबर्टी के एज में आया और उसके जो फिजिकल चेंजेस हुए ग्रोथ के साथ में 18 ईयर्स तक का हो गया। तो ये 6 ईयर में उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। एक मेल हो गई, एक फीमेल हो गई जो कि स्पोर्ट्स पर्सन है और कुछ नॉन स्पोर्ट्स पर्सन है। तो हमने सपोज इनमें कंपेयर किया तो टाइम के साथ में क्या चेंजेस हुआ। अब यहाँ पे हमें देखें तो 6 ईयर बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। 6 ईयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब तक स्टडी हम देखें तो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसके दो फर्दर टाइप है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि 10 ईयर का है और 18 ईयर तक स्टडी की, तो यहाँ पे 6-8 ईयर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम वी कैन फेस्ड विद लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। हम पर्टिकुलर सैंपल को, सेम सैंपल को स्टडी करते हैं, सैंपल ए को स्टडी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे डेटा हमने कलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे हमने डेटा कलेक्ट किया, फिर यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, कितने 10 ईयर्स तक एक ही पॉपुलेशन पे किया है। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में यहाँ पे सपोज इसकी एज थी 10 ईयर,
और इसकी एज थी 20 ईयर, है ना। अब ये वाली स्टडी में क्या है, ये क्या लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या प्रॉब्लम है कि हम एक ही पर्सन को डेटा कलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, तो इतने लंबे टाइम तक अगर हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि वो डेटा क्या करे, वो सब्जेक्ट छोड़ दे, उसका ट्रांसफर हो जाए, उसका लूज ऑफ इंटरेस्ट हो जाए, इसमें टेस्टिंग इफेक्ट आ जाए, है ना, कुछ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक 10 ईयर वाला लिया, तो उस सेम पॉपुलेशन से, ये सेम पॉपुलेशन है, उससे हम ले सकते हैं 10 ईयर का स्टूडेंट, वो सेम इस पॉपुलेशन जो फॉलो कर रहा है ये पर्टिकुलर डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे हम ले सकते हैं 20 ईयर वाला स्टूडेंट, और उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम पे पता चल जाएगा कि ये 10 ईयर के अंदर जो भी ये एडप्ट कर रहा है तो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, मैच्योरेशन के, राइट। सपोज अनदर एग्जांपल, हम क्या कर रहे हैं कि मसल मास का टाइम के साथ में, मसल मास का एज के साथ में क्या इफेक्ट होता है। तो हमने क्या किया, एक 40 ईयर वाले पॉपुलेशन से स्टार्ट किया, तो 40 ईयर वाले से हमने मेजर किया कि मसल मास 60 तक आते आते कम हो गया, ठीक है। कौन से ग्रुप पे, पर्सन ए, ये पर्टिकुलर ग्रुप पे मेजर किया। अब 20 ईयर्स तक कोई वेट करेगा क्या, 20 ईयर्स तक इंतजार करेगा क्या, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी है, इतना लंबा समय, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करेंगे, है ना, एक सेम पॉपुलेशन से हमने क्या किया, 40 ईयर वाले मेल पर्सन लिए, और सेम पॉपुलेशन से हमने क्या किया, जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं 60 ईयर वाला किया, और इनका मसल मास का कंपैरिजन किया, तो हमने देखा कि ये डिक्रीज हो रही है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, है ना। इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में, सेम सब्जेक्ट डिफरेंट टाइम इंटरवल में स्टडी करते हैं, और इसमें क्या है, सेम डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट सब्जेक्ट, एक ही टाइम में डेटा कलेक्ट करते हैं, स्टडी करते हैं। तो दिस इज ए क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी में, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में आपको पता ही है, मोर्टालिटी, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशन के चेंज हो जाए, पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट कम हो जाए, टेस्टिंग इफेक्ट हो जाए। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में है कोहेरेंट प्रॉब्लम, क्या, अब ये पॉपुलेशन तो हमने ली है, अब पॉपुलेशन लिए तो क्या ये दोनों एक ही पॉपुलेशन से है, दोनों का पॉपुलेशन एक ही है। अगर ये दूसरी पॉपुलेशन से निकला था, सपोज इसका पॉपुलेशन जो हमने लिया है कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रहा, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी ना रिसर्च में। तो डेट इज अ कोहरेंट प्रॉब्लम, कोहरेंट प्रॉब्लम ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आती है। जब हम दो ग्रुप ऑफ पीपल लेते हैं, ग्रुप ए और बी, मेक श्योर इट मस्ट बी सेम पॉपुलेशन, फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, पोजेसिंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तब जाके ये वैलिड होगा। वरना ये तो पहले से डिफर है, ये ऑलरेडी डिफरेंट है, तो कैसे आएगा रिजल्ट, इट विल बी नॉट इट वैलिड। अब डेवलपमेंटल रिसर्च के देखें और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, अनरिप्रेजेंटेटिव आउटलायर्स हो सकते हैं इसमें, सिमेंटिक। अब सपोज हमने एक बच्चा लिया प्रोफेशनल स्टडी में और एक बड़े लोग लिए, तो बच्चों के कंपेयर में बड़ों में क्या हो सकता है, ये चेंजेस आ सकते हैं डेटा कलेक्शन में, कुछ भी हम एक्सप्लेनेशन करें तो बच्चों को समझ में नहीं आ सकता, इट में दे में फेस डिफिकल्टी, राइट, अनक्लियर हो सकता है उनके लिए एक्सप्लेनेशन फॉलो करना प्रोसीजर, लैक ऑफ रिलायबिलिटी। यंगर चिल्ड्रन में क्या है, फ्लक्चुएशन आता है बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में एज के साथ में, ठीक है, तो ये इट कैन बी लैक ऑफ रिलायबिलिटी। स्टैटिकल प्रॉब्लम, अब स्टैटिकल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि यंगर चिल्ड्रन में क्या हो सकता है, वेरिएशन आ सकता है बहुत ज़्यादा, आपस में ही वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। जबकि अनवा हम जब नॉर्मली जब करते हैं स्टडी तो हम इसमें अनवा लगाते हैं नॉर्मली, और ये जो भी पैरामीट्रिक टेस्ट लगाते हैं उसका एजम्पशंस क्या है, एजम्पशंस ये है कि दे मस्ट बी वेरिएंस मस्ट बी इक्वल, बट इफ यू सी द चाइल्ड they may possess lots of variance in this population, they may not be reliable data, right। तो ये स्टैटिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। केस स्टडी, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर इन डिटेल स्टडी करना, किसी एक चीज को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर केस को लेकर। सपोज कुछ कोरोना की डिसीज हुई थी या फिर कुछ नया इन्वेंशन हुआ है ना कैंसर के ट्रीटमेंट का, और उस मेडिसिन को दिया गया और देखा गया कि उनमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुए, तो उस पर्टिकुलर पेशेंट्स की हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इनमें इंप्रूवमेंट कैसे हुए, और वो पेशेंट में जो इंप्रूवमेंट हुए, वो जो ट्रीटमेंट दिया था उसको, जिसकी वजह से उसमें कोई सी XYZ डिसीज क्योर हो गई, तो उस
उस स्टडी को हम, उस डेटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फर्दर इस्तेमाल के लिए, है ना। तो इस केस में ये केस स्टडी कैन बी वेरी हेल्पफुल। कई बार हमने देखेंगे स्टोरी जिसमें बहुत सारे शॉकिंग रिजल्ट आए हुए हैं, तो और बहुत सारी पर्सनालिटीज है जिन्होंने कुछ अच्छा गेन किया है, तो वो पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के ऊपर, फिनोमिला के ऊपर हम डिटेल स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं हम केस स्टडी। अब केस स्टडी में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है केस स्टडी के, इनसाइड नॉलेज गेन करते हैं। ये क्या करती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था डिसीज का क्योर हुआ, तो इससे क्या होता है कि नया नॉलेज इनबिल्ड होता है। हम बहुत सारी केस स्टडी पर्टिकुलर डिसीज के ऊपर हम कलेक्ट करें, तो बहुत सारी केस स्टडी से एक नॉलेज बिल्ड हो सकता है, एक नॉलेज बेस डेवलप हो सकता है। वी कैन से एक थियोरिटिकल नॉलेज डेवलप बेस हो सकता है कि हाँ ये एक सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट है जिससे कि ये पेशेंट्स क्योर होते हैं, राइट। जॉब एनालिसिस नाम से पता चल रहा है, कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ऑफ जॉब। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सपोज कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, हम खेलते हुए देख रहे हैं कि जो भी वॉलीबॉलर्स है या बॉक्सर्स है या एनी ग्रुप ऑफ पीपल, कि वो स्पोर्ट्स खेलते टाइम पे कैसा, सॉरी, होम ग्राउंड कंडीशन में हमने देखा सपोज फॉर एग्जांपल, वर्सेस फॉरेन कंडीशन में, बाहर विदेश में मैच खेल रहे हैं, तो सपोज हमने उनका जो क्राउड का जो इफेक्ट है हमें देखना है, एग्रेशन के ऊपर, एंजाइटी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, तो दिस इज ऑब्जर्वेशन स्टडी। Whatever the characteristics or psychological or any kind of characteristics we directly observe from the participants, that is observation study। तो यहाँ पे क्या होता है, हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन का। इट कैन बी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, इट कैन बी रिलेटेड टू एनी जनरल साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, राइट। अब ऑब्जर्वेशन के क्या है, बहुत सारे टाइप है, राइट। अब ऑब्जर्वेशन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। सपोज हम क्लासरूम में चले गए, तो हमें क्या होना पड़ेगा, उनसे एक्रोमेटाइज होना पड़ेगा, उनसे। सपोज मैं डायरेक्टली किसी की स्कूल में चले गया, वहां जाके मैंने क्लासरूम में ऑब्जर्वेशन किया, तो बच्चे तो देख के अपना नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स तो बताएंगे नहीं, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल का इन्फ्लुएंस होगा, कहीं ना कहीं रिसर्चर का इन्फ्लुएंस होगा, राइट। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, हाउथर्न इफेक्ट हो सकता है इसमें, किसी का इन्फ्लुएंस हो रहा है, रिसर्चर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो अपना नेचुरल ऑब्जर्वेशन, नेचुरल बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्या है कि उनका बिहेवियर क्या ऑब्जर्व करना है, हमें नोटिस करना है, कब करना है, कैसे करना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जर्व करना है, और पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, और ऑब्जर्वेशन की मेथड कैसी होनी चाहिए, क्या हम उनके सामने जाके करें या अनऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेशन मेथड करें। डेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑब्जर्वेशन स्टडी। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड करने के। नैरेटिव, जब रिसर्चर डायरेक्टली जाता है और कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कंटिन्यू, जस्ट दे आर स्टार्ट ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली। टेलिंग मेथड में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड बिहेवियर पे ही ऑब्जर्वेशन करता है। सपोज लास्ट के आवर के टाइम पे हमने क्या डिसाइड कर लिया कि लास्ट के 2 आवर में जो बैट्समैन है और बॉलर है उनका जो बिहेवियर है वो कैसे शो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया, ईच ऑकरेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड बिहेवियर विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो हमने देखना है। इसे फ्रीक्वेंसी काउंटिंग भी बोलते हैं, या फिर 5 आवर के बाद, आवर प्ले के बाद में, लास्ट आवर में, ऐसे पर्टिकुलर डिसाइडेड ऑकरेंस है, उसी टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं। इंटरवल ऑब्जर्वेशन नाम से ही लग रहा है, टाइमिंग के साथ में हम देखें तो हमने स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन किया, फिर आफ्टर 30 मिनट्स ब्रेक ले लेके, नॉट कंटिन्यूस, ओके। नेक्स्ट है ड्यूरेशन मेथड, रिकॉर्ड हाउ मच टाइम पार्टिसिपेंट स्पेंड अगेंस्ट इन पर्टिकुलर बिहेवियर। तो जब भी वो बिहेवियर शो करेगा नेचुरली, ओके, कई बार ऐसी कंडीशन आती है जब एग्रेशन हाई होता है, तो उसी पर्टिकुलर टाइम को नोटिस करना, उसको बोलते हैं ड्यूरेशन मेथड, है ना। इसमें हम स्टॉर्म में देखेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन टीम कितने टाइम तक ये एग्रेशन को शो कर रही है, और जब जब वो एग्रेशन शो करेगी तब तक हम रिकॉर्ड करेंगे उस चीज को। अनऑब्स्ट्रक्टिव रिसर्च टेक्निक। अब क्या होता है जब हम रिसर्च करने जाते हैं, तो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो क्या होता है कि जो भी हम ऑब्जर्वर है, रिसर्चर है, उसको देख के क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अपने आप को नेचुरल तरीके से बिहेव नहीं करते। जब वो नेचुरल तरीके से बिहेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या जो ट्रू डेटा है वो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, दे में ट्राइंग आर्टिफिशियल बिहेवियर। तो इसलिए हम अनस्ट्रक्टिव रिसर्च टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर अबाउट वेदर दे आर गेटिंग ऑब्जर्व, इसमें पार्टिसिपेंट को पता नहीं चलता, एक जस्ट जासूसी की तरह, है ना। इसमें क्या करेंगे, रिसर्चर एक जासूसी की तरह डेटा लेगा, एक जासूस की तरह डेटा लेगा, और रिसर्चर खुद इसमें इंक्लूड हो सकता है, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमको ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो नॉर्मली सब्जेक्ट को नहीं पता है, दे आर नॉट अवेयर दैट वेदर दे आर गेटिंग ऑब्जर्वेशन और नॉट।
दे आर ऑब्जर्विंग और नॉट। कोरिलेशन स्टडी सिंपली, इसमें हम डिटेल में अलग से स्टडीज को देखेंगे कुछ कुछ, कोरिलेशन स्टडी एंड ऑल। कोरिलेशन स्टडी क्या होता है, देखता है एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन, क्या ये बढ़ने से ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये बढ़ने से ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इट इज़ अ कोरिलेशन स्टडी। दो स्टडी के बीच में हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे। कोरिलेशन इज नॉट ऑलवेज कॉसेशन, ठीक है, तो ये बढ़ने की वजह से इसका मतलब ही नहीं कि इसकी वजह से ही हो रहा है, दो इवेंट साथ में हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हम कोरिलेशन की स्टडी में अलग से देखेंगे। मल्टीपल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, प्रोडक्ट